हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज एनसीईआरटी पढ़ेंगे और जो कि लास्ट चैप्टर और लास्ट एक वीडियो भी है। ठीक है, देखिए 15 हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं अब तक और ये लास्ट चैप्टर है संविधान का निर्माण, जिसमें लास्ट वीडियो ये है। आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको 9th और 10th का पढ़ना है किसी को तो जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि 11th की अब कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि जो है 12th की कंप्लीट हो जाएगी। अब 11th की बच रही है वीडियो, जो उसे कंप्लीट कराऊंगी, जो सिलेबस बच रहे हैं उसमें जो चैप्टर। और उसके बाद अगर आपको 9 10 की पढ़नी है तो जरूर कमेंट करिएगा। और चलिए शुरू करते हैं लास्ट ये वीडियो 15 संविधान का निर्माण। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हमें हजारों सालों से दबाया गया है, और आज पढ़ेंगे। आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग से सभा में तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी और शक्तिशाली केंद्र की जरूरत को असंख्य अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था। अंबेडकर जी ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं, एकीकृत। ठीक है, और 1935 के गवर्नमेंट एक्ट जो था उसमें हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र। ठीक है, ये कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। सड़कों पर हो रही जिस हिंसा के कारण देश टुकड़े टुकड़े हो रहा था उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्यों ने बार बार यह कहा कि केंद्र की शक्तियों में भारी इजाफा होना चाहिए ताकि वह सांप्रदायिक हिंसा को रोक सके। यानी जो केंद्र की शक्तियां हैं वो उनमें इजाफा होना चाहिए। और प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग का जवाब देते हुए गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि केंद्र ज्यादा से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत जैसे यूपी, ये सब संयुक्त प्रांत में आता था। एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि एक शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है ताकि वह देश के हित में योजना बना सके, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सके, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और देश को विदेशी आक्रमण जो है उससे बचा सके। विभाजन से पहले कांग्रेस ने प्रांतों को काफी स्वायत्तता देने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी और कुछ हद तक यह मुस्लिम लीग को इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि जिन प्रांतों में मुस्लिम लीग की सरकार बनी है वहां दखलंदाजी नहीं की जाएगी। ठीक है, बंटवारे को देखने के बाद ज्यादातर राष्ट्रवादियों की राय जो है वो बदल चुकी थी। उनका कहना था कि अब एक विकेंद्रीकृत संरचना के लिए पहले जैसे राजनीतिक दबाव नहीं बचे हैं और औपनिवेशिक शासन द्वारा थोपी गई जो एकल व्यवस्था है पहले से ही मौजूद थी। उस जमाने में हुई घटनाओं से केंद्रीयतावाद को बढ़ावा मिला, जिसे अब अफरा तफरी पर अंकुश लगाने, जो अफरा तफरी मच गई थी विभाजन से, अंकुश लगाने तथा देश का जो आर्थिक विकास था उसकी योजना बनाने के लिए भी बहुत जरूरी माना जाने लगा। और इस प्रकार भारतीय संविधान में भारतीय संघ के घटक राज्यों के अधिकारों की तुलना में केंद्र के अधिकारियों की ओर स्पष्ट झुकाव दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्र की भाषा। जब एक देश के विभिन्न भागों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही है कि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी, तमिल, तेलुगु। हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, लेकिन तमिल, तेलुगु, अवधी, ठीक है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कन्नड़। तो जब एक देश के विभिन्न भागों में लोग रहते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हो तो उनकी सांस्कृतिक विरासत जो है अलग हो, तथा एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है ये बात है। यानी अगर भाषा अलग अलग है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं लोग बोलते हैं, तो फिर कैसे, इनका कहना था कि कैसे फिर एक ही राष्ट्र का, एक ही जो है निर्माण किया सकते हैं। कैसे लोग एक दूसरे की बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, एक दूसरे से कैसे लोग जुड़ पाएंगे। जब सबकी भाषा अलग अलग होगी तो कैसे दूसरे की बातें समझ पाएंगे, जबकि वे एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते। संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर कई महीने तक बहस चली और कई बार काफी तनातनी जैसा माहौल भी पैदा हो गया। ठीक है, 30 के दशक तक कांग्रेस ने यह मान लिया कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए।
महात्मा गांधी का मानना था कि हरेक को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सकें। हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी। बहुत अधिक लोग बोलते थे हिंदुस्तानी भाषा, जिसमें उर्दू और काफी है, काफी चीजें, और जिसे हमने यूं अपना लिया है और हिंदी में इस तरह से घुल मिल गई है कि हमें लगता है कि ये हिंदी है। ठीक है, अंग्रेजी के भी कुछ वर्ड हमने यूं ही अपना लिया है। ठीक है, तो बहुत सारी भाषाएं हैं और विभिन्न संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई एक भाषा साझी भाषा थी। जैसे जैसे समय बीता, बहुत तरह के स्रोतों से नए नए शब्द और अर्थ इसलिए समाते गए, उसे विभिन्न क्षेत्रों के बहुत सारे लोग समझने लगे। महात्मा गांधी को लगता था कि यह बहुसांस्कृतिक भाषा विविध समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा हो सकती है और वह हिंदुओं और मुसलमानों को, उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है। सबसे ज्यादा दिक्कत दक्षिण में है। उत्तर और की भाषा बिल्कुल ही अलग है, दक्षिण की बिल्कुल ही अलग है। थोड़ी बहुत बंगाली बंगाली तो थोड़ा लोग समझ भी लेते हैं, हल्के फुल्के। गुजराती मराठी भी थोड़ा लोग समझ लेते हैं। लेकिन 19वीं सदी के आखिर से एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी धीरे धीरे बदल रही थी। जैसे जैसे सांप्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे, हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर जा रही थी और एक तरफ तो फारसी और दूसरी तरफ अरबी मूल के सारे शब्दों को हटाकर हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाने की कोशिश भी की जा रही थी। दूसरी तरफ उर्दू लगातार फारसी के नजदीक होती जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई। लेकिन हिंदुस्तानी के साझा चरित्र में महात्मा गांधी की आस्था कम नहीं हुई। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लेख भी पढ़ते हैं। राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? अपनी मृत्यु से कुछ माह पहले महात्मा गांधी ने भाषा के प्रश्न पर अपने विचार दोहराते हुए कहा था कि यह हिंदुस्तानी न तो संस्कृत निष्ठ होनी चाहिए और न ही फारसी निष्ठ होनी चाहिए। यानी न तो बहुत अधिक इसमें हिंदुस्तानी संस्कृत होना चाहिए, न फारसी होनी, या दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए। उसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द खुलकर उधार लेने चाहिए। विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द लेने में कोई हर्ज नहीं जो हमारी राष्ट्रीय भाषा में अच्छी तरह और आसानी से घुल मिल सकते हैं। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय भाषा एक समृद्ध और शक्तिशाली भाषा होनी चाहिए और मानवीय विचारों और भावनाओं के पूरे समुच्चय को अभिव्यक्ति दे सके। खुद को हिंदी या उर्दू से बांध लेना देशभक्ति की भावना तथा समझदारी के विरुद्ध एक अपराध होगा। और ये छपा था हरिजन सेवक पत्रिका 12 अक्टूबर 1947 में, जो गांधी जी की थी। हिंदी की हिमायत। संविधान सभा के एक शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आर बी धुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। जब किसी ने कहा कि सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते, तो धुलेकर ने पलट कर कहा कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते हैं, वे इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं है, उन्हें चले जाना चाहिए, उन्होंने कहा। और जब इन टिप्पणियों के कारण सभा में हंगामा खड़ा हुआ, तो धुलेकर हिंदी में अपने भाषण देते रहे और जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के चलते आखिरकार सदन में फिर शांति बहाल हुई। लेकिन भाषा का सवाल अगले 3 साल तक बार बार कार्रवाइयों में बाधा डालता रहा और सदस्यों को उत्तेजित भी करता रहा। तकरीबन 3 साल बाद 12 दिसंबर 1947 को राष्ट्र की भाषा के सवाल पर धुलेकर के भाषण ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया। तब तक संविधान सभा की भाषा समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी और समिति ने राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच पैदा हो गए गतिरोध को तोड़ते हुए एक फार्मूला विकसित कर लिया था। समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी, परंतु इस फार्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया था और समिति का कहना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। प्रत्येक
प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने और सर्वस्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास इन्होंने किया था। धुलेकर बीच बीच बचाव और ऐसी मुद्रा से राजी होने वाले नहीं थे और वे चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। उन्होंने ऐसे लोगों की आलोचना की जिन्हें लगता था कि हिंदी को उन पर थोपा जा रहा है। धुलेकर ने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जो महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी की बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते हैं। महोदय, इस बात पर मेरे से ज्यादा हर्ष किसी और को नहीं होगा कि हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह हिंदी को एक रियायत दी गई है। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति है, उन्होंने कहा। बहुत सारे सदस्यों को धुलेकर की बात करने के अंदाज से काफी परेशानी हो रही थी। उनके भाषण के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष ने उन्हें कई बार टोक कर कहा कि इस तरह बात करके मेरे विचार में आप अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन धुलेकर ने अपने ही अंदाज में बात उन्होंने जारी रखी और बोलते गए। वर्चस्व का भय, अगला पॉइंट। धुलेकर के बोलने के बाद मद्रास की सदस्य श्रीमती जी दुर्गाबाई ने इस चर्चा पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया था, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन चुका है। चाहे यह सही हुआ हो या गलत हुआ हो कि गैर हिंदी भाषी इलाकों के लोगों को यह एहसास कराया जा रहा है कि यह झगड़ा या हिंदी भाषी इलाकों को यह रवैया असल में इस राष्ट्र की साझा संस्कृति पर भारत की अन्य शक्तिशाली स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई है। ठीक है। श्रीमती दुर्गाबाई ने सदन को बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज्यादा है। विरोधियों का यह मानना संभवतः सही है कि हिंदी के लिए हो रहा यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है। इसके बावजूद सारे अन्य सदस्यों के साथ साथ उन्होंने भी महात्मा गांधी के आह्वान का पालन किया और दक्षिण में हिंदी का प्रचार जारी रखा, विरोध का सामना किया, हिंदी के स्कूल खोले और कक्षाएं चलाईं। अब इस सब का क्या नतीजा निकलता है? दुर्गाबाई ने पूछा, सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस तरह उत्साह से हिंदू को अपनाया था, मैं उसके विरुद्ध यह आक्रामकता देखकर सख्ती में हूँ। दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, मगर उस भाषा को बदला जा रहा था। उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को उससे निकाला जा रहा था। उनका मानना था कि हिंदुस्तानी के समावेशी और साझा स्वरूप को कमजोर करने वाले किसी भी कदम से विभिन्न भाषाई समूहों के बीच बेचैनी और भय पैदा होना निश्चित है। जैसे जैसे चर्चा तीखी होती गई, बहुत सारे सदस्यों ने परस्पर समायोजन व सम्मान की भावना का आह्वान किया। बंबई के एक सदस्य श्री शंकर राव देव ने कहा कि कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते वे हिंदुस्तानी को राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, परंतु उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप हिंदी के लिए दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर संदेह पैदा हो और मेरी आशंकाएं हैं जो उसको बल मिले। मद्रास के श्री टी रामलिंगम चेट्टियार ने इस बात पर जोर दिया कि जो भी किया जाए इतिहास के बाद किया जाए, शांत किया जाए, और यदि आक्रामक होकर काम किया गया तो हिंदी का कोई भी भला नहीं हो सकता। चाहे लोगों के भय जो है, डर भय निराधार हो, यानी कोई उसका आधार ना हो, उनको शांत किया जाना चाहिए, वरना लोगों में गहरी कड़वाहट रह जाएगी। और उन्होंने कहा कि जब हम साथ रहना चाहते हैं और एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं तो परस्पर समायोजन ही होना चाहिए। ठीक है। और लोगों पर चीजें थोपने का, लादने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। निष्कर्षतः भारतीय संविधान गहन विवादों और परिचर्चाओं से गुजरते हुए बना। उसके कई प्रावधान लेन देन की प्रक्रिया के जरिए बनाए गए।
उन पर सहमति तब बन पाई जब सदस्यों ने दो विरोधी विचारों के बीच जमीन को तैयार कर लिया। परंतु संविधान के एक केंद्रीय अभिलक्षण पर काफी हद तक सहमति थी और यह सहमति प्रत्येक वयस्क भारतीय को मताधिकार देने पर थी। इसके पीछे खास किस्म का भरोसा था जिसके पूर्वाधारण अन्य देश के इतिहास में नहीं थे। दूसरे लोकतंत्रों में पूर्ण वयस्क मताधिकार धीरे धीरे चरणों से गुजरते हुए लोगों को मिला। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में शुरू में मताधिकार केवल संपत्ति रखने वाले पुरुषों को ही दिया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके में जैसे देशों में शुरू मताधिकार केवल संपत्ति जो रखने वाले थे उन पुरुषों को दिया गया और पढ़े लिखे पुरुषों को किसी विशेष वर्ग में शामिल भी किया गया। लंबे और कटु संघर्षों के बाद श्रमिक और किसान वर्ग के पुरुषों को मताधिकार मिल पाया और ऐसा अधिकार पाने के लिए महिलाओं को और भी अधिक लंबा संघर्ष करना पड़ा था। हमारे संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण अभिलक्षण था धर्मनिरपेक्षता पर बल। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता के गुण तो नहीं गाए गए थे, परंतु संविधान व समाज को चलाने के लिए भारतीय संदर्भों में उसके मुख्य अभिलक्षणों का जिक्र आदर्श रूप में किया गया था। ऐसा मूल अधिकारों की श्रृंखला को रचने के जरिए किया गया, विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद जो 25 से 28 तक है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से, ठीक है, 23 तक है। और अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार और समानता का अधिकार 14 से 16 17 तक है। 14 से 17 तक, 14 15 16 17। और शैक्षिक अधिकार 1930 और 29 30 में है। और समानता का जैसा कि 14 से शुरू है। और राज्य ने सभी धर्मों के समान व्यवहार की गारंटी दी तथा उन्हें हितैषी संस्थाएं बनाए रखने का अधिकार भी दिया। और राज्य ने अपने आप को विभिन्न धार्मिक समुदायों से दूर रखने की कोशिश की। अपने कॉलेजों व स्कूलों और कॉलेजों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा पर रोक भी लगा दी गई। सरकार ने रोजगार में धार्मिक भेदभाव को अवैध ठहराया, लेकिन दूसरी ओर धार्मिक समुदायों से जुड़े सामाजिक सुधार कार्यक्रमों के लिए कुछ कानूनी गुंजाइश भी रखी गई और इसी वजह से अस्पृश्यता पर कानूनी रोक लगा दी गई। और इसी कारण से व्यक्तिगत और पारिवारिक जो है कानूनों परिवर्तन हो पाए। भारतीय राजनीतिक धर्मनिष्ठता में राज्य व धर्म के बीच पूर्ण विच्छेद नहीं रहा। हमने दोनों के बीच एक विवेकपूर्ण फासला बनाने की कोशिश की है। संविधान सभा के विवादों से हमें यह समझ आती है कि संविधान के निर्माण में कैसी कैसी विरोधी आवाजें उठी, कैसी कैसी मांगे की गई और ये चर्चाएं हमें उन आदर्शों सिद्धांतों के बारे में बताती हैं जिनका जिक्र संविधान के निर्माताओं ने किया। परंतु इन विवादों को समझने में हमें याद रखना चाहिए कि आदर्शों को विशेष संदर्भों के मुताबिक बदला गया और इसके अलावा ऐसा भी हुआ कि सभा के कुछ सदस्यों ने 3 वर्षों में हुई चर्चाओं के साथ साथ अपने विचार ही बदल डाले। कुछ सदस्यों ने दूसरों के तर्कों के प्रकाश में अपनी समझ बदली और खुले दिलो दिमाग से काम भी किया और कुछ अन्य सदस्यों ने आसपास की घटनाओं को देखते हुए अपने विचार बदल डाले। ठीक है, और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है, राजेंद्र प्रसाद है, एक दूसरे को बधाई देते हुए संविधान सौंपते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ठीक है, काल रेखा की बात की जाए, काल रेखा देख लेते हैं। जुलाई 26 ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आती है। दिसंबर से जनवरी भारत में आम चुनाव होते हैं और 16 मई 1946 की बात है। कैबिनेट मिशन अपनी संवैधानिक योजना की घोषणा करती है। 16 जून मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना की स्वीकृति देती है। 16 जून कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार गठन का प्रस्ताव पेश करती है। 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, एग्जाम में पूछा जाता है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस तो 16 अगस्त 1946। 2 सितंबर कांग्रेस अंतरिम सरकार का गठन करती है जिसमें नेहरू को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है और अंतरिम सरकार की गठन की बात है। और 13 अक्टूबर मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला लेती है। 3 से 6 दिसंबर ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली भारतीय नेताओं से मिलते हैं और इन वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकल पाता है।
9 दिसंबर 1946 संविधान सभा के अधिवेशन शुरू होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। 1947 की बात की जाए तो 29 जनवरी मुस्लिम लीग संविधान सभा को भंग करने की मांग करती है। 16 जुलाई अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक होती है। 11 अगस्त जिन्ना जो पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। 14 अगस्त पाकिस्तान की स्वतंत्रता कराची में जश्न मनाया जाता है। और 14-15 अगस्त मध्यरात्रि भारत में स्वतंत्रता का जश्न मनाया जाता है भारत में, और संविधान पर दिसंबर 1949 में हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट हो गया ये, और 15 चैप्टर और पूरे एनसीईआरटी जो 12th क्लास की है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और 11th क्लास की रह गई है, तो उसका थोड़ा सा भी चैप्टर रह गए हैं जो मैं आप उसे पूरा कराऊंगी। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ आप सभी से 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।